वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम पैकिंग के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में मज़ीद पैकिंग के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी। अद्वियात को महफूज करने के लिए पैकिंग की जाती है और इस पैकिंग में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। मटेरियल्स यूज्ड इन पैकिंग। अद्वियात को महफूज करने के लिए जो पैकिंग की जाती है, इस पैकिंग के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, इस मटेरियल में शामिल है सबसे पहले नंबर पर पेपर, दूसरे नंबर पर है रबर और तीसरे नंबर पर है ग्लास, चौथे नंबर पर है प्लास्टिक और पांचवें नंबर पर है मेटल, 6 नंबर पर है टिन और 7वें नंबर पर है एल्यूमिनियम और 8वें नंबर पर है लेड। आने वाली स्लाइड्स में हम इन तमाम मटेरियल्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि ये मटेरियल कब, कैसे और किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और पैकिंग में इनका क्या रोल है। लेकिन ये सारी डिटेल जानने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पर मिल सके। पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में सबसे पहले नंबर पर है पेपर, जिसको उर्दू ज़बान में कागज़ या फिर गत्ता भी कहा जाता है और ये पेपर सेलुलोज फाइबर्स का बना हुआ होता है, जिससे हमें ये बात बिल्कुल वाज़िया होती है कि कागज़ असल में एक ऐसी चीज़ है जो कि जल्दी नहीं टूटती जब तक हम इसके ऊपर मज़ीद फोर्स अप्लाई ना करें। तो इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद होती है। मज़ीद पेपर के बारे में जानने के लिए स्लाइड को पहले रीड कर लेते हैं। द यूज़ ऑफ पेपर बोर्ड मटीरियल्स दैट इज़ द मेड अप ऑफ सेलुलोज फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल पैकिंग। अद्वियात को पैक करने के लिए, अद्वियात को महफूज करने के लिए पेपर का इंतहाई इस्तेमाल किया जाता है और ये सबसे अहम तरीन हिस्सा भी होता है। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ये बताया कि पेपर को उर्दू ज़बान में कागज़ या फिर गत्ता भी कहा जाता है। तो ख़ास तौर पर जब हम आउटसाइड की पैकिंग करते हैं तो उसमें पेपर बोर्ड यानी कि गत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अद्वियात की पैकिंग में सबसे अहम तरीन किरदार अदा करता है। जैसा कि आपको यहाँ पर साथ वाली तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है, ये हमारे पास एक बड़ा सा कार्टन या फिर बॉक्स है जिसमें हम सेकेंडरी पैकिंग करते हैं। सेकेंडरी पैकिंग के बारे में अगर आपको अभी तक नहीं मालूम तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग से क्या मुराद है। तो यहाँ पर आपको ये तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि हम ज़्यादा सारी तादाद में यानी कि बल्क क्वांटिटी के अंदर अपनी अद्वियात को इसमें बाआसानी महफूज कर सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में भी हमें आसानी होती है। अब ये जो कार्टन्स होते हैं ये क्या होते हैं और इनका अद्वियात की पैकिंग में क्या रोल होता है, ये जानने के लिए मज़ीद स्लाइड को रीड कर लेते हैं। Cartons are used for the high percentage of pharmaceutical products for a number of reasons. कार्टन्स का इस्तेमाल अद्वियात को महफूज करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो कार्टन्स होते हैं ये हम किन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है इंक्रीजिंग डिस्प्ले एरिया। कार्टन्स का इस्तेमाल अद्वियात को महफूज करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इनका साइज काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि इसका साइज काफ़ी बड़ा है, जिस वजह से हम इस हिस्से में काफ़ी ज़्यादा अद्वियात की डिटेल बाआसानी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा अहम वजह ये है प्रोवाइडिंग बेटर डिस्प्ले, यानी कि हमारे पास सरफेस बहुत ज़्यादा होती है और हम बेहतरीन अंदाज में अपनी अद्वियात को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दवाई का नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है
दवाई किस मकसद के लिए बनाई गई है और दवाई को किस तरह से इस्तेमाल करना है, या फिर इसके अलावा भी अगर दवाई के बारे में कोई मज़ीद मालूमात देनी है तो हम इसके ऊपर बाआसानी लिख सकते हैं। एंड द कोलेटिंग ऑफ द लीफलेट्स, हमारे पास अद्वियात के जितने भी पत्ते होते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास अद्वियात के ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनको बाआसानी इसके अंदर हम तरतीब के साथ रख के एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। विच वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट टू अटैच मैनी कंटेनर्स, जाहिर सी बात है कि कार्टन्स का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से हम ज़्यादा सारी तादाद के अंदर अपनी दवाइयों को इसके अंदर रख कर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये कार्टन्स ना हो तो इस सूरत में इन ज़्यादा सारी अद्वियात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये जो कार्टन्स होते हैं ये पेपर यानी कि कागज़ या फिर मजबूत किस्म के गत्ते से बनाए जाते हैं। कार्टन्स आल्सो प्रोवाइड फिजिकल प्रोटेक्शन especially to items such as metal flexible tubes. Cartons therefore tends to be a traditional of the pharmaceutical packing. कार्टन्स का जो इस्तेमाल है ये अद्वियात की पैकिंग में कोई नया नहीं है। सकाफती सतह पर अगर बात की जाए तो कार्टन्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पुराना है। लोग पुराने वक़्त से ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो कार्टन्स होते हैं ये अद्वियात को बैरूनी इतराफ से महफूज करने का काम करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हमारी अद्वियात किसी गिलास यानी कि शीशे की बोतल में महफूज हैं या फिर टीके की शक्ल में हैं, या फिर अगर आपके पास कोई मेटल्स वगैरह की ट्यूब्स हैं तो इनको आप इस तरह के कार्टन्स में बाआसानी महफूज करके एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। अद्वियात को महफूज करने के लिए दूसरा मटेरियल है रबर। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल टाइप मटेरियल। अब ये रबर क्या होता है ये जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। रबर कंपोनेंट्स में बी मेड फ्रॉम आइदर नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेस। रबर जो होते हैं ये असल में प्लास्टिक की ही एक किस्म होती है, लेकिन ये ज़रा सा सख्त किस्म का प्लास्टिक होता है और ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा मोड़ें या फिर इसको ख़राब करने की कोशिश करें या फिर हम इसको मजबूती के साथ खींचने की कोशिश करें तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं रबर। और अगर हम बात करें रबर्स को किस तरह से बनाया जाता है तो रबर्स कुदरती तौर पर भी मौजूद होते हैं या फिर हम इनको लेबॉर्ट्री में भी बाआसानी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास नेचुरल रबर यानी कि कुदरती रबर मौजूद होते हैं ये कैसे काम करते हैं। नेचुरल रबर्स हैज गॉट गुड रीसीलिंग, मल्टी डोज इंजेक्शंस, fragmentations and coring. Description for the means by which particles are created when a needle is passed through a rubber when compared to the synthetic rubber. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये बताया कि जो रबर होते हैं ये कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इसके अलावा हम इनको लेबॉर्ट्री में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में ये बात करें कि कौन से रबर सबसे बेहतर होते हैं तो जो नेचुरल रबर होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं और अद्वियात में सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो रबर होते हैं ये अद्वियात को सील करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात जिसमें मल्टी डोजेज होती हैं जैसा कि इंसुलिन का इंजेक्शन। यहाँ पर अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर बिल्कुल इंसुलिन इंजेक्शन ही दिखाया गया है। इंसुलिन के इंजेक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर ज़्यादा सारी क्वांटिटी में इंजेक्शन मौजूद होता है और मरीज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी सिरिंज के अंदर दवाई को भरता है। तो जाहिर सी बात है वो कई बार दवाई को हासिल करने के लिए इसके अंदर अपनी सिरिंज की नीडल ऐड करता है। तो बार बार जब हम
सिरिंज की नीडल को इसके अंदर से गुजारेंगे तो होना तो ये चाहिए कि हमारी रबर खराब हो जाए, उसमें सुराख हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसे रबर्स जो कि कुदरती तौर पर बनाए और पाए जाते हैं, इन रबर्स के अंदर बार बार सिरिंज की नीडल डालने से ये खराब नहीं होते। तो इस तरह से ऐसी अद्वियात जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उनको रीसील करने के लिए हम नेचुरल रबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि ये खराब होने की सलाहियत नहीं रखते। इनके अंदर अगर आप बार बार सिरिंज की सुई को डालेंगे तो ये वापस अपनी सतह को आपस में जोड़ लेते हैं, जिस वजह से ये खराब नहीं होते। एंड द कोरिंग, कोरिंग का ये मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सिरिंज की सुई होती है, जब हम उसको इसमें से गुजार लेते हैं और उसके बाद हमारे ये रबर्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो वो सुराख दोबारा फिर से बंद हो जाता है, जिस वजह से हमारे नेचुरल रबर्स जो हैं ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अद्वियात को महफूज करने के लिए। जबकि जो सिंथेटिक रबर्स होते हैं उनके अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं होती। अब बात कर लेते हैं सिंथेटिक रबर्स की। डेट हैव मैनी प्रॉपर्टीज, सिंथेटिक रबर्स की भी बहुत सारी खसूसियात होती हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। द मेन टाइप्स ऑफ रबर्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड द नेचुरल रबर। अद्वियात को महफूज करने के लिए रबर की सबसे अहम किस्म नेचुरल रबर्स हैं। Rubber's components are likely to contain more additives or substances added to something in small quantities, typically to improve or preserve it than plastics. जब हम रबर्स को बना रहे होते हैं, खास तौर पर सिंथेटिक रबर्स को, तो जब हम लेबॉर्ट्री के अंदर रबर्स को बना रहे होते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें और भी बहुत सारी अजाफी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसको हम एडिटिव्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास रबर यानी कि प्लास्टिक की एक किस्म तो मौजूद ही है, लेकिन जब हम इसके अंदर मज़ीद और क्वांटिटी के अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे जिसको एडिटिव कहते हैं, ताकि हम इसकी खासियत को इम्प्रूव कर सकें और इसको सही से महफूज कर सकें, तो इसमें अजाफी चीज़ों का भी इस्तेमाल करके हम इनको बना सकते हैं। Hence, product packing interaction should be properly tested before they are used for injectables or intravenous types of the products. जब हम सिंथेटिक रबर्स को बनाते हैं तो बनाने के बाद हमें उनको टेस्ट करना होता है, ताकि हम मुकम्मल तौर पर टेस्ट करके ये यकीन दहानी कर लें कि हमने जो रबर तैयार किए हैं वो हमारी अद्वियात के लिए बेहतरीन है, उनका हमारी दवाई के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी अद्वियात जो कि ख़ास तौर पर इंजेक्टेबल्स यानी कि टीकों की शक्ल में, या फिर ऐसा टीका जो कि डायरेक्टली इंसानी वरीद में दाखिल किया जाता हो, ऐसे टीकों के लिए जब भी हम रबर इस्तेमाल करते हैं तो इस रबर को इस्तेमाल करने से पहले हमें लाजमी तौर पर इसका टेस्ट करना होता है। रबर गैस्केट्स आर आल्सो साउंड इन एरोसोल्स एंड मीटर डोज पंप सिस्टम्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने पिछली वाली स्लाइड में देखा कि हम इंजेक्शंस को सील करने के लिए रबर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो रबर्स होते हैं ये बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये प्लास्टिक की तरह के ही होते हैं। तो जो रबर होता है जब हम इसको किसी भी इंजेक्शन के ऊपर लगा के सील या फिर पैक कर रहे होते हैं, तो इसको मज़ीद रीसील या पैक करने के लिए इसके इर्द गिर्द एक एल्युमिनियम की बारीक सा छल्ला नमा, जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये लगा देते हैं। इसका असल में काम ये होता है कि ये शीशी और जो रबर का ढक्कन होता है उन दोनों को आपस में महफूज करने के लिए और एक जगह पर साकत करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो छल्ला नुमा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं इनको गैस्केट्स कहते हैं। और ये जो गैस्केट्स होते हैं ये रबर के भी बने हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर एल्युमिनियम के ही बने हुए होते हैं। और ये एरोसोल्स के कंटेनर पर भी आपको नज़र आएंगे, या फिर ऐसे पंप जो कि ख़ास तौर पे जैसे नेबुलाइजर्स और इनहेलर्स वगैरह होते हैं
जिसके अंदर मीटर डोज लगाई जाती हैं, जहां पर हम अपनी अद्वियात को मीटर्ड कर सकते हैं, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पर है ग्लास, जिसको उर्दू ज़बान में शीशा भी कहा जाता है। ग्लास is commonly used in pharmaceutical packing because it possesses superior protective qualities. ग्लास, जिसको उर्दू ज़बान में हम शीशा भी कहते हैं, अद्वियात को महफूज करने में ग्लास का बहुत अहम किरदार है और ये आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है। हम इसका इस्तेमाल इसलिए सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें अद्वियात को सही से महफूज करने की क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो आपको वाज़िया तौर पर एक शरबत की शीशी दिखाई गई है जो कि शीशे की बनी हुई है और इस शीशी के दो हिस्से हैं। ये नीचे वाले हिस्से को कंटेनर, जबकि ऊपर वाले हिस्से को क्लोजर कहा जाता है। और जो कंटेनर है ये हमेशा शीशे यानी कि ग्लास का बना हुआ होता है और जो उसका क्लोजर यानी कि ढक्कन है ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है। इसके साथ चलते हैं साथ वाली तस्वीर में। यहाँ पर आपको 3 तरह के इंजेक्शंस दिखाए गए हैं। ये जो पहले नंबर वाला इंजेक्शन है ये मुकम्मल तौर पर ग्लास यानी कि शीशे का बना हुआ है, जबकि दूसरे वाले की बात की जाए तो ये भी मुकम्मल तौर पर शीशे का ही बना हुआ है। और तीसरे नंबर वाले इंजेक्शन की बात की जाए तो इसका नीचे वाला हिस्सा जो कि कंटेनर कहलाता है ये ग्लास यानी कि शीशे का बना हुआ है और इसका जो ऊपर वाला क्लोजर यानी कि ढक्कन वाला हिस्सा है वो रबर का बना हुआ है। और इस शीशे की बोतल को और रबर को एक साथ महफूज करने के लिए इसके साथ जो साइड्स पर चीज लगाई गई है इसको गैस्केट्स कहते हैं और ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। ये जो हमारे पास पहले वाले 2 इंजेक्शंस हैं ये सिंगल डोजेस इंजेक्शन है जिसको एम्प्यूल्स कहा जाता है, जबकि ये वाला जो हमारे पास इंजेक्शन है ये मल्टी डोज इंजेक्शन है, यानी कि बार बार इसमें से हम अपनी दवाई को निकाल सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ग्लास कंटेनर्स? हम अद्वियात को महफूज करने के लिए ग्लास यानी कि शीशे का इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर शीशे के कंटेनर्स बनाए जाते हैं। तो इन कंटेनर्स के क्या फ़वाइद होते हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है इकोनॉमिकल। शीशा यानी कि जो ग्लास होता है ये इकोनॉमिकल है, ये ज़्यादा महंगा नहीं होता। जबकि दूसरे नंबर पर है रेयरली अवेलेबल कंटेनर ऑफ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड शेप्स। हमारे पास मार्केट में जो ग्लास होता है इसकी बॉटल्स या फिर इसके जो मज़ीद कंटेनर्स होते हैं ये मुख्तलिफ साइजेस में अवेलेबल होते हैं। इसकी मुख्तलिफ इश्काल आपको बाआसानी मार्केट में मिल जाएंगी। और सबसे अहम जो बात है वो ये है कि हम इन ग्लास के कंटेनर्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने पहले कंटेनर इस्तेमाल किया हुआ है और हमारी दवाई ख़त्म हो चुकी है तो हम इस कंटेनर को दोबारा फिर से अच्छी तरह से वॉश करके और स्टरलाइज करके दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है इम्परमेबिलिटी। जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं इनमें सुराख नहीं होते, क्योंकि अगर इसमें सुराख होगा तो हमारी दवाई बआसानी बाहर निकल आएगी, इसलिए ग्लास इम्परमेबल होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई हवा का पार्टिकल या फिर जर्म्स का पार्टिकल नहीं जा सकता। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। ग्लास के जो कंटेनर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सख्त भी होते हैं। पांचवें नंबर पर है FDA क्लियरेंस। ग्लास यानी कि शीशे को फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से पास कर दिया गया है और बाआसानी हम इनको अद्वियात में इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 नंबर पर है डज नॉट डिटोरिएट। जो शीशा होता है ये खराब नहीं होता, चाहे आप शीशे को 5 या 10 साल तक कहीं पर भी रख दें और उसके बाद अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सतह और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं होती। हाँ, आपको दोबारा फिर से वॉश और स्टरलाइज करना होगा।
7वें नंबर पर है इजी टू क्लीन। हम शीशे के कंटेनर्स को आसानी साफ कर सकते हैं और इनको स्टरलाइज करना भी आसान होता है। 8वें नंबर पर है अफेक्टिव क्लोजर्स एंड रिजॉल्व आर एप्लीकेबल। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये बताया कि हम ग्लास का ज़्यादातर इस्तेमाल कंटेनर्स में करते हैं और कंटेनर्स के ऊपर जब क्लोजर्स लगाए जाते हैं तो शीशे के ऊपर ढक्कन लगाना सबसे आसान होता है। साथ में लगी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि शीशे के कंटेनर के ऊपर प्लास्टिक का क्लोजर यानी कि ढक्कन लगा हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि हमारे पास शीशे के कंटेनर के ऊपर प्लास्टिक के क्लोजर्स भी लगाए जा सकते हैं और रबर के क्लोजर्स भी लगाए जा सकते हैं और बाआसानी हमारा जो ढक्कन होता है वो कंटेनर के साथ जुड़ जाता है। इसके बाद 9 नंबर पर है कलर्ड ग्लास स्पेशली एम्बर कैन गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ग्लास को हम रंग भी दे सकते हैं और मुख्तलिफ रंगों में शीशा दस्तयाब होता है, खास तौर पर एम्बर कलर। साथ में लगी तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर एम्बर कलर को देख सकते हैं। ये लाइट ब्राउन कलर होता है और इसको एम्बर कलर कहा जाता है और ये जो रंग होता है शीशे का ये खास तौर पर अद्वियात को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि शीशे में से सूरज की रोशनी या फिर कोई भी जो रोशनी है वो ना गुजर सके और दवाई को खराब ना कर सके। नाउ वी स्टडीज द डिसएडवांटेजेस ऑफ द ग्लास कंटेनर्स। शीशे के जो कंटेनर्स होते हैं इनके क्या नुकसानात होते हैं। फ्रेजिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग इजीली डैमेज और डिस्ट्रॉयड। शीशा बहुत जल्द टूट जाता है, जैसे ही ये नीचे गिरेगा ये फौरन से टूट जाएगा। तो इस तरह से शीशे का ये एक नुकसान भी है। पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में चौथे नंबर पर है प्लास्टिक। प्लास्टिक कोई नया मटेरियल नहीं है, इससे हम बाआसानी वाकिफ हैं। मजीद इसके बारे में जानने के लिए स्लाइड को रीड कर लेते हैं। प्लास्टिक इन पैकिंग हैव प्रूव्ड यूजफुल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत सारी वजूहात की बिना पर करते हैं। अब ये कौन सी वजूहात हैं जिस वजह से हम प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें शामिल है हमारे पास सबसे पहले नंबर पर द ईज विद विच दे कैन बी फॉर्म। हम इनको बाआसानी बना सकते हैं। हम प्लास्टिक को पुराने प्लास्टिक से नया प्लास्टिक भी बना सकते हैं या फिर नया अगर प्लास्टिक की कोई भी शक्ल बनानी है तो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम बाआसानी प्लास्टिक को मोड़ कर बना सकते हैं। तो इसलिए इसको बनाना सबसे आसान है। दूसरे नंबर पर है देयर हाई क्वालिटी। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिस वजह से हम पैकिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर है एंड द फ्रीडम ऑफ डिज़ाइन टू विच दे लेंड देमसेल्व्स। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये बताया कि हम प्लास्टिक को किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है। ये हमारे पास एक लंबा सा कंटेनर है जिसको सिलेंड्रिकल कंटेनर कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत बॉटल में दस्तयाब है। यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास कैप्सूल्स और टैबलेट्स की एक अच्छा सा ब्लिस्टर फॉर्म के अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखें तो ये एक छोटी सी शीशी है और इसके साथ देखते हैं तो ये हमारे पास आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास ट्यूब की फॉर्म के अंदर है, यानी कि हम एक प्लास्टिक को मुख्तलिफ इश्काल के अंदर बाआसानी मोड़ कर बना सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक का अद्वियात की पैकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू ब्रेकेज। प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं ये ज़मीन पर गिरने से टूटते नहीं हैं या फिर अगर हम इनके ऊपर फोर्स भी अप्लाई करते हैं, कुव्वत से भी इनको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये टूटते नहीं है, जिस वजह से इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। एंड दस ऑफर्स सेफ्टी टू कंज्यूमर अलॉन्ग विद रिडक्शन ऑफ ब्रेकेज लॉसेस एट ऑल लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। और अद्वियात को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो तो उसमें भी प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा सारे फ़वाइद होते हैं।
क्योंकि ये बासानी टूटते नहीं हैं, चाहे ये आपस में रगड़ खाएं या फिर ये ऊपर से नीचे गिर जाएं या फिर अगर ये ऊंचाई से ज़मीन पर गिरें, तो इन तमाम सूरतों में इनके अंदर किसी भी तरह की कोई ब्रेकेज वगैरह नहीं आती, जिस वजह से हम इनको बड़े लेवल पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर इसी स्लाइड में लगी हुई तस्वीर में आप वाज़िया तौर पर देख सकते हैं कि हम किस तरह से दवाइयों को कंटेनर्स में महफूज करते हैं। हर तरह की दवाई को प्लास्टिक के कंटेनर में महफूज करना सबसे आसान है, इसलिए पैकिंग के मटेरियल में प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब हम प्लास्टिक के कंटेनर्स के कुछ फ़वाइद देख लेते हैं कि हम किस बिना पर प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। Plastic containers have a number of advantages over their containers or dispensers. प्लास्टिक के कंटेनर्स का इस्तेमाल हम बहुत सारी वजूहात की बिना पर करते हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पर है लो इन कॉस्ट। प्लास्टिक के कंटेनर्स की कीमत बहुत कम होती है, ये सस्ते कंटेनर्स होते हैं, जिस वजह से हम इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। दूसरे नंबर पर है लाइट इन वेट, इनका वज़न काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर हम शीशे के कंटेनर्स की बात करें तो वो वज़नी होते हैं, जबकि प्लास्टिक के कंटेनर्स की बात की जाए तो इनका वज़न बहुत ही कम यानी कि हल्के वज़न के होते हैं। तीसरे नंबर पर है ड्यूरेबल, हम इनको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे तक भी चले जाते हैं। चौथे नंबर पर है प्लीजेंट टू टच, इनको छूना बहुत आसान होता है और इनको छूना अच्छा भी लगता है और इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए इनको उठाना भी आसान होता है। पांचवें नंबर पर है फ्लेक्सिबल फैसिलिटेटिंग प्रोडक्ट डिस्पेंसिंग, इनको मरीजों को देना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना सबसे आसान है। सिक्स नंबर पर है ऑर्डरलेस एंड इनर्ट टू मोस्ट केमिकल्स, इनका कोई जायका, इनकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती और ये बहुत सारे केमिकल से भी खुद को महफूज रखते हैं, जिस वजह से प्लास्टिक के कंटेनर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सातवें नंबर पर है अनब्रेकेबल, ये ज़मीन पर या ऊंचाई से नीचे गिरते हुए ये टूटते नहीं हैं। आठवें नंबर पर है लीक प्रूफ, प्लास्टिक के कंटेनर्स अगर लीक होते हैं तो ड्रग इसमें से बाहर आ जाती है, लेकिन ये लीक प्रूफ होते हैं, यानी कि कंटेनर के अंदर दवाई डालने से पहले ही हमें पता चल जाता है कि कंटेनर लीक तो नहीं हो रहा। इसके बाद 9 नंबर पर है एबल टू रिटेन देयर शेप थ्रू आउट देयर यूज, ये अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं जब तक दवाई इनके अंदर महफूज होती है, ये अपनी शक्ल को बरकरार रखते हैं, जिस वजह से प्लास्टिक के कंटेनर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। Now we studies the disadvantages of the plastic containers. प्लास्टिक के कंटेनर्स के क्या नुकसानात होते हैं। प्लास्टिक appears to have the certain disadvantages. जहाँ पर प्लास्टिक के बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। और ये कौन से नुकसानात हैं? इसमें शामिल है सबसे पहले नंबर पर इंटरेक्शन। प्लास्टिक और दवाई का आपस में इंटरेक्शन हो सकता है और ये भी हो सकता है कि अगर हमने प्लास्टिक को कोई रंग दिया हुआ है तो वो रंग हमारी दवाई में भी जा सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है एड्सॉर्प्शन, यानी कि जब दवाई और प्लास्टिक की सतह आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो हो सकता है कि प्लास्टिक के कंटेनर के साथ हमारी दवाई के कुछ केमिकल्स जाके सतह पर लग जाएं और इससे उनकी सतह खराब भी हो सकती है और इस तरह आपस में कोई रिएक्शन भी हो सकता है। तीसरे नंबर पर है एब्जॉर्प्शन, प्लास्टिक में जज़ब करने की सलाहियत मौजूद होती है और अगर दवाई हमारे कंटेनर में एब्जॉर्ब हो गई तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। इसके बाद चौथे नंबर पर है पोर लेबलिंग, बाज़-औक़ात प्लास्टिक के कंटेनर्स की सतह इतनी साफ नहीं होती और ना ही इनकी सतह इतनी हमवार होती है, जिस वजह से इनके ऊपर लेबल लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पांचवें नंबर पर है स्ट्रेस क्रैकिंग, अगर हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि कुव्वत या फिर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं
तो ये खराब भी हो सकते हैं, यानी कि इनकी सतह खुरदरी भी हो सकती है। लाइटनेस, इनका वजन बहुत ज्यादा कम होता है। एनहेंस फॉर फिजिकल स्टेबिलिटी, यानी कि इनके अंदर फिजिकली जिस्मानी तौर पर खुद को तवाज़न रखने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। जैसे ही हम प्लास्टिक के कंटेनर को किसी आग यानी कि गर्म जगह के करीब रखते हैं तो ये अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी खो देते हैं और ये पिघलना शुरू हो जाते हैं। इनके पिघलने से इनके केमिकल्स हमारी दवाई के केमिकल्स के साथ मिलकर कोई भी इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ पर प्लास्टिक के कंटेनर्स के फवायद मौजूद हैं, वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो इसका आंसर यही है कि प्लास्टिक के कंटेनर्स का वक्ती तौर पर इस्तेमाल करना ये फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स को बार बार रीयूज़ करेंगे तो ये आपके लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं। पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में 5वें नंबर पर है मेटल। द collapsible metal tube is an attractive container that permits control amount to be dispensed easily with good reclosures and adequate environmental protection to the product. मेटल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ट्यूब्स में किया जाता है और मेटल में ये खासियत मौजूद होती है कि जब हम इसको दबाते हैं तो ये वह अपनी जगह पर ही रहती है, जिस वजह से हमें जितनी क्वांटिटी में दवाई की ज़रूरत होती है उतनी क्वांटिटी के अंदर हम अपनी दवाई को निकाल सकते हैं। और जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स यानी कि दबाना छोड़ेंगे तो साथ ही हमारी जो एक्स्ट्रा दवाई है वो वापस चली जाएगी। तो इसलिए मेटल्स के जो कंटेनर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और मरीज को देना इंतहाई आसानदेह होता है। हम इनको दोबारा फिर से रीक्लोज भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि अगर हमारी क्वांटिटी दवाई की थोड़ी इजाफी तौर पे बाहर आ गई है तो जैसे ही हम इसको फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो ये वापस दवाई चली जाएगी, जिस वजह से इनको रीक्लोजर करना बहुत ही ज़्यादा आसानदेह होता है। और इसके साथ साथ माहौल के अंदर अगर कोई भी तब्दीली आई है तो माहौल की सख्तियों से भी मेटल जो है वो दवाई को बचाती है, जिस वजह से मेटल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ द पोर्शन रिमेनिंग इन द ट्यूब इज़ मिनिमल बिकॉज द ट्यूब डज नॉट सक बैक। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर हमने फूड सप्लाई की है और हमारी दवाई बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर आ चुकी है और अब हम इसको वापस भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि इसके अंदर वापस फिर से सक बैक करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। तो ये मेटल का थोड़ा सा नुकसान भी होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर साथ वाली तस्वीर में दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ पर फूड सप्लाई करेंगे तो हमारी दवाई बाहर आ जाएगी, तो ये तो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। लेकिन अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बाहर आ गई है और हद से ज़्यादा दूर भी चली गई है और हम इसको वापस अपनी मर्जी से डालना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसा कि हम पिछले वाले तमाम मटेरियल में कर सकते हैं। ग्लास के कंटेनर में हम दोबारा दवाई डाल सकते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर में भी हम दोबारा दवाई डाल सकते हैं, लेकिन मेटल्स के जो कंटेनर्स होते हैं इसमें हम दोबारा फिर से नहीं डाल सकते। ख़ास तौर पर जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर दोबारा फिर से दवाई डालना नामुमकिन होता है। इट इज़ लाइट इन वेट, इनका वज़न बहुत ही कम होता है और ये इनका सबसे बड़ा फ़ायदा भी है। एंड अनब्रेकेबल, और ये टूटते नहीं हैं। अगर हम ग्लास कंटेनर्स की बात करें तो वो भी टूट जाते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स की बात करें तो वो भी टूट जाते हैं, जबकि मेटल्स की बात करें तो ये टूटते नहीं हैं। एंड इट अलाउज हाई स्पीड ऑटोमेटिक फिलिंग ऑपरेशंस, और हम बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ इनमें अद्वियात को फिल भी कर सकते हैं और बड़ी ही तेज़ रफ्तारी के साथ अगर हमने इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना है तो भी हमें इनके टूटने के खतरा नहीं होता। इसलिए मेटल्स की जो ट्यूब्स होती हैं इनके बहुत ज़्यादा सारे फ़वाइद होते हैं और ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात
जिनको ट्यूब की शक्ल में हमने फिल करना होता है, उनके लिए मेटल्स के कंटेनर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अद्वियात को पैक करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में 6 नंबर पर है टिन। मजीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। Tin containers are preferred for foods, pharmaceuticals, or any product for which purity is an important consideration. It offers a good appearance and compatibility with the wide range of the products. टिन कंटेनर्स का इस्तेमाल हम अद्वियात को महफूज करने के लिए करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमने अपनी फूड्स यानी कि खुराक को भी महफूज करना है, जैसा कि बच्चों के दूध या फिर शरबत वगैरह, तो इन चीज़ों को भी महफूज करने के लिए हम टिन कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अगर हमने अपनी दवाई की खासियत को महफूज करना है, उसको खालिस रखना है, तो इसके लिए सबसे अहम तरीन हमारे पास पैकिंग के मटेरियल में टिन की ऑप्शन ही आती है, क्योंकि टिन हमारे पास ऐसे कंटेनर्स होते हैं जिसमें एक तो हम दवाई को ज़्यादा क्वांटिटी में महफूज कर सकते हैं, और दूसरा ये टूटते भी नहीं है, और दूसरा ये बात है कि इनकी एक तो शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इनके ऊपर लेबल लगाना इंतहाई आसान होता है, और लेबल लगाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश भी लगते हैं, और हमारी दवाइयाँ इसमें बड़ी आसानी के साथ महफूज रहती हैं और प्योर भी रहती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर साथ में लगी तस्वीर में वाज़िया तौर पर दिखाया गया है कि एक टिन का कंटेनर है और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में अद्वियात को महफूज किया गया है। अब अगर हम ये बात करें कि क्या टिन के कंटेनर्स वजनी होते हैं या हल्के होते हैं, तो टिन का वज़न बहुत ही कम होता है और हम इस तरह से बासानी इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं। 7वें नंबर पर है एल्यूमीनियम। Aluminium tubes offer significant saving in product shipping cost because of their light weight. They provide good appearance. एल्यूमिनियम का ज़्यादातर इस्तेमाल हम ट्यूब्स में करते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी अद्वियात जो कि क्रीम्स या फिर ऑइंटमेंट्स वगैरह या जेल्स की शक्ल में होती हैं, और ऐसी अद्वियात को ट्यूब्स में ही महफूज किया जाता है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम ही है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है, एक तो इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, और इसको अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी करना है तो इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और कम वज़न होने की वजह से इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो रेंट पे किया जाता है वो भी बहुत ही कम होता है। इसलिए एल्यूमिनियम के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं, और सबसे अहम इसका फ़ायदा ये है कि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश भी लगते हैं, और इनके ऊपर लेबल लगाना भी इंतहाई आसान होता है। 8वें नंबर पर है लेड। Lead has the lowest cost of all tubes metals and is widely used for non-food products such as adhesives, inks, paints and lubricants. लेड की अगर कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और लेड का इस्तेमाल हम ख़ास तौर पर ट्यूब्स में करते हैं, और इसका इस्तेमाल भी बहुत सारी वजूहात की बिना पर ही किया जाता है। लेकिन अगर हम ये बात करें कि क्या लेड का इस्तेमाल अद्वियात में किया जाता है या नहीं, तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़िया कर दूँ कि लेड का इस्तेमाल अद्वियात में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। शायद ही ये कहीं पर किया जाता हो, लेकिन बहुत ही कम किया जाता है। लेड का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है वो नॉन फूड यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि इंसानी इस्तेमाल में नहीं होती, चाहे वो दवाई है चाहे वो खुराक है, तो दोनों चीज़ों में लेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारी और भी प्रोडक्ट्स जैसे कि एडहेसिव या फिर इंक्स यानी कि स्याही या पेंट्स या फिर लुब्रिकेंट्स वगैरह, इन चीज़ों में हम लेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अद्वियात और खुराक में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो ये जानने की कोशिश करते हैं। Lead should never be used alone for anything taken internally because of the risk of the lead poisoning. लेड का इस्तेमाल हम इसलिए नहीं करते
क्योंकि जो लेड है वो एक जहर है और ये जहर फैला भी सकता है। लेकिन अगर आप लेड को बिल्कुल एलोन यानी कि अकेले यूज करें, सिर्फ लेड का ही इस्तेमाल करें, तो लेड बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकता है, क्योंकि लेड जो होता है ये तापकारी निकालता है, ये बहुत सारी शुआएं भी निकालता है और इसके अलावा भी इसके बहुत ज्यादा सारे नुकसानात होते हैं, जिस वजह से हम इंसानी बॉडी के अंदर इसको बिल्कुल भी दाखिल नहीं कर सकते। ऐसी अद्वियात जो कि इंटरनली ली जाती हैं, यानी कि ऐसी अद्वियात जो कि इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल की जाती हों, उनके लिए बिल्कुल भी लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, चाहे वो दवाई हो या फिर इंसानी खुराक की कोई भी चीज़। ये सब महफूज करने के लिए लेड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। The inner surface of the lead tube is coated and is used for products like fluoride toothpaste. जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको ये बताया था कि हो सकता है कि कोई भी प्रोडक्ट हो जिसमें लेड का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हाँ, अगर आपने लेड का इस्तेमाल करना ही है तो आपको पहले लेड के ऊपर एक बारीक सी फिल्म यानी कि कोटिंग करनी पड़ेगी। वो कोटिंग आप प्लास्टिक की भी कर सकते हैं या एल्यूमिनियम की भी कर सकते हैं। उस कोटिंग को करने के बाद ही आप इसके अंदर कोई दवाई डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि लेड का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह, उनके लिए लेड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस वक्त मार्केट की बात की जाए तो टूथपेस्ट भी लेड में दस्तयाब नहीं है, ये भी अब प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की ट्यूब्स में ही आ रहे हैं। जहाँ पर हमारा पैकिंग मटेरियल का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके ख्याल में पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कौन सा मटेरियल सबसे बेहतर है? आपने उस मटेरियल का नाम लाजमी से कमेंट सेक्शन में बताना है। हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं और इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।